नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में पहले फेज के नॉमिनेशन का गुरुवार को आखिरी दिन था, जिसकी वजह से पूरा माहौल चुनावी हो चुका है। बिहार में दोनों ही गठबंधनों की तरफ से भीड़ के जरिए चुनावी मैसेज देने की कोशिश हुई। अब तक सीटों का बंटवारा न हो पाने की वजह से इंडिया अलायंस पर एनडीए नेताओं के चुनावी हमले कुछ ज्यादा ही तेज है। मतलब चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और चुनाव से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों को दिखाएं उसके पहले इस समय की सबसे बड़ी खबर आप जानिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा है, जेल से हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया। मुख्तार अंसारी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। इस वक्त उन्हें जेल से अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एम्बुलेंस के दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसके भीतर मुख्तार अंसारी हैं जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक बार फिर से दिल का दौरा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उनकी स्थिति गंभीर है और इनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, वहां से उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें अभी अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी। मुख्तार अंसारी की तबीयत एक बार फिर से अचानक बिगड़ गई है। और बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जोर आजमाइश काफी तेज हो गई है। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन गुरुवार को एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा सीट के लिए दिग्गजों ने नामांकन का पर्चा भरा और सभी ने जीत के दावे किए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अंतिम दिन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले गया सीट की बात करें तो यहां हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। यहां से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने हम उम्मीदवार के तौर पर गया संसदीय सीट के लिए गुरुवार को नामांकन किया। मांझी के नॉमिनेशन के वक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे। तो वहीं गया सीट के लिए महागठबंधन से प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने गया समाहरणालय में नामांकन किया। बोध गया से विधायक रहे कुमार सर्वजीत बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। औरंगाबाद संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह और आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के बीच है। 25 मार्च को ही निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा था। सुशील सिंह के नॉमिनेशन के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। तो वहीं औरंगाबाद सीट से महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर गुरुवार को अभय कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ जिला पदाधिकारी कक्ष पहुंचकर अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। औरंगाबाद के बाद बात जमुई संसदीय सीट की, जहां से फिलहाल चिराग पासवान सांसद हैं, पर इस बार चिराग ने अपनी पार्टी की ओर से अपने बहनोई को यहां से मैदान में उतारा है। जमुई सीट पर इस बार एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच है। एलजेपीआर के उम्मीदवार और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने जमुई सीट के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। एनडीए के खिलाफ यहां ताल ठोक रही आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास ने भी नामांकन के आखिरी दिन ही अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा संसदीय सीट की यदि बात करें तो यहां से इस बार बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के बीच है। एनडीए से
बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने गुरुवार को नामांकन का पर्चा भरा। विवेक ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। जिला समाहरणालय में विवेक ठाकुर के नॉमिनेशन के वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं नवादा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा नामांकन करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। उनके साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी थे। तो पहले फेज के लिए होने वाले चुनाव के लिए चारों सीट पर उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। अब 19 अप्रैल को किसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली, औरंगाबाद से संजय सिन्हा, जमुई से केसी कुंदन और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। वहीं 4 सीटों के चुनावी चक्रव्यूह को आप भी समझ लीजिए। बिहार में पहले फेज में 4 सीटों पर चुनाव है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। गया में मुख्य मुकाबला एनडीए के जीतन राम मांझी और इंडिया अलायंस के कुमार सर्वजीत के बीच में है। वहीं नवादा में भी सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच है। नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा से है। औरंगाबाद में भी सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच ही है। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह का सीधा मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा के साथ है। वहीं जमुई की अगर बात कर लें तो जमुई में एनडीए की तरफ से एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच है। मतलब पहले फेज की चारों सीटों पर ही दोनों गठबंधनों के बीच सीधी सीधी टक्कर है। वैसे एक बात जरा गौर फरमाइएगा कि 2019 में इन सभी सीटों पर एनडीए की ही जीत हुई थी। इस बार कांटे की टक्कर है एनडीए और एनडीए गठबंधन के अलायंस के बीच में। देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों में आखिर जनता जनार्दन किस पर ज्यादा भरोसा जताती है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बन गई, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने पर तैयार हो गया है, जबकि झारखंड में आरजेडी को 2 सीट मिली है, चतरा और पलामू। औरंगाबाद और पूर्णिया दोनों सीटें आरजेडी के खाते में चली गई, जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है। सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात करने वाले पप्पू यादव अब आगे क्या करेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की छतरी के तले पूर्णिया से चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अब पप्पू यादव की ये इच्छा इस चुनाव में पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच करीब करीब सीटों का समझौता हो चुका है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में ही रहेगी। खैर, पहले ये जान लीजिए कि सीटों का कौन सा फॉर्मूला फाइनल हुआ है और कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में इंडिया अलायंस के अंदर 26, 9 और 5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ। मतलब आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं। यानी कांग्रेस ने 2019 की तरह 9 सीट हासिल कर लिया है, जिसमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और समस्तीपुर की सीट शामिल है, जबकि सुपौल और मधेपुरा में से कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। यानी जिन 2 सीटों औरंगाबाद और पूर्णिया पर कांग्रेस की दावेदारी थी, वो कांग्रेस को नहीं मिल पाई है और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब क्या करेंगे? पूर्णिया छोड़ेंगे या फिर हाथ का साथ? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं। और बिहार में दोनों गठबंधनों की अब तक की स्थिति समझने के लिए अब आपको पूरी जानकारी देंगे कि किसके अलायंस में कितना दम है। एनडीए में बिहार की सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है और वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं।
मांझी और कुशवाहा के खाते में एक एक सीट गई है और दोनों ही खुश हैं। 2019 में जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी और 2024 में भी 16 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि एनडीए के सभी सहयोगी दल एक दूसरे से संतुष्ट हैं। अब अगर इंडिया अलायंस की हम बात कर लें तो इंडिया अलायंस में देरी हो रही है। सीट बंटने से पहले सिंबल बांट दिए गए। औरंगाबाद सीट कांग्रेस के खाते में न जाने से निखिल कुमार नाराज हैं, तो पप्पू यादव की पूर्णिया में दावेदारी है, लेकिन कांग्रेस को सीट नहीं मिली। कांग्रेस के कन्हैया कुमार के हाथ भी खाली है, क्योंकि बेगूसराय सीट पर कांग्रेस की दावेदारी खारिज की जा चुकी है। नवादा में टिकट न मिलने से विनोद यादव नाराज हैं और उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा तक दे दिया है। मतलब कि इंडिया अलायंस आज की तारीख में सीट के बीच में अब तक फंसा हुआ है। हालांकि खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि कल इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी और सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, सीटों का फॉर्मूला और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम भी। देखने वाली बात होगी कि ये पेच कब तक सुलझता है। दुमका की बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम पर जोरदार हमला बोला। रांची के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी परिवार और पार्टी में सम्मान मिला ही नहीं। भगवा रंग में रंगी सीता सोरेन जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर आई, बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर सीता सोरेन का चेहरा खिल गया। तब तक बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। एयरपोर्ट से सीता सोरेन बीजेपी दफ्तर पहुंची। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीता सोरेन ने जेल में बंद देवर हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। जो मुझे उस जगह पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीतिक कोई षड्यंत्र है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि सोरेन परिवार और जेएमएम में उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला। वो दुमका के जामा मोड़ में स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की प्रतिमा लगवाना चाहती थी। पति की मौत की जांच कराना चाहती थी, पर उनकी बातों को उनके देवर हेमंत सोरेन ने हमेशा नजरअंदाज किया है। गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने पॉलिटिकल एंट्री ली, वहां भी दुर्गा सोरेन का अपमान किया गया। आदमकद प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड की धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई। उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। जेएमएम से बीजेपी खेमे में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार रांची आई है, तो एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक कार्यकर्ताओं ने उनकी गर्मजोशी के साथ अगवानी की। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और सीता सोरेन की सम्मान वाली लड़ाई को आप भी समझ लीजिए। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन के बड़े बेटे थे। जेएमएम को बनाने में दुर्गा सोरेन की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत सोरेन प्रभावी हो गए। सीता सोरेन का आरोप है कि परिवार में उनकी अनदेखी की गई है। मतलब सीता सोरेन ये बताना चाहती है कि परिवार और पार्टी में अनदेखी की वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि अब आगे दामन थामने के बाद क्या कुछ बीजेपी की तरफ से उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब चलते चलते देख लेते हैं बिहार की जिन 4 सीटों पर पहली फेज में 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसमें से एक गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण। गया, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। गया, जहां देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं
उस गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित बहुत ही दिलचस्प है। गया लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ। काफी दिनों तक गया सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1957 में ब्रजेश्वर प्रसाद चुनाव जीते, लेकिन 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस यहां कभी जीत नहीं पाई। तब से लेकर अब तक या तो बीजेपी या फिर जनता दल से अलग हुए दलों का इस सीट पर दबदबा रहा है। 1957 से अब तक की बात करें तो 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल के सांसद रहे, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली। गया लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। गया संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। बाराचट्टी और बोधगया दोनों ही आरक्षित सीटें हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में 18,13,183 मतदाता हैं, जिनमें 9,42,188 पुरुष मतदाता और 8,70,974 महिला वोटर हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का वोट 21 है। गया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, उसके बाद मांझी समाज का वोट है। अगर जाति आधारित कुछ बड़े वोट बैंक की बात करें तो गया लोकसभा सीट पर यादव 15.6%, मांझी 12%, पासवान 4% और मुसलमान 12.8% वोटर हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 और 2014 में यहां से बीजेपी के हरि मांझी चुनाव जीते, जिनका इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2019 में गया सीट जेडीयू के खाते में चली गई, जिसकी वजह से हरि मांझी की जगह जेडीयू से विजय मांझी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 2024 में एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत गया सीट हम के खाते में गई, जहां से पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। वैसे तो गया लोकसभा सीट पर ज्यादातर मांझी समाज के उम्मीदवारों को ही जीत मिली, लेकिन जीतन राम मांझी ने 2 बार किस्मत आजमाया और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में जीतन राम मांझी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 2019 में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। अब देखना होगा 2024 में जीतन राम मांझी बनाम कुमार सर्वजीत की सीधी टक्कर में गया की जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।